हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट किए थे। इस टेस्ट सीरीज में ध्यान दीजिएगा, ये हेल्पफुल होगा। वही आपका आर ओ जो एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही साथ जो लोग यूपीपीसीएस 2025 देने वाले हैं अक्टूबर वाला, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आइए स्टार्ट करेंगे, अपने प्रश्नों को वन बाय वन करके देखेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, प्रति संख्या 1 कह रहा है कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है। और यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि सूची 1 में अजंता की गुफाओं के बारे में दिया हुआ है और संबंध चित्र। तो आप जानते हैं कि अजंता की जो गुफा है उनकी नंबरिंग है और हर एक नंबर की जो गुफा है अपने आप में अगर आप देखें तो अलग अलग उससे संबंधित है। तो गुफा संख्या 1 और 9, 16 और 17 दिया हुआ है और इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। सामने आपका दिया हुआ है माता और शिशु, स्तूप पूजा, मार विजय, सुजाता का खीर अर्पण। ये सारे पॉइंट्स है और इसको आप एबीसीडी करके आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिएगा फटाफट इसको अगर बताएं तो ध्यान देंगे, गुफा संख्या 1 जो है ये आपका संबंधित है मार विजय से, यानी ए का तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा। और गुफा संख्या 9 की अगर हम बात करेंगे तो यह है स्तूप पूजा। ठीक है, यानी बी का दूसरा। यहाँ से अगर हम देखें तो ए का तीसरा और बी का दूसरा, इसमें कौन सा आपका मिल रहा है? ए का तीसरा आपका है, बी का दूसरा। देखिए 2 ऑप्शन कट जाएगा, बचेगा 2, यानी तीसरा चौथा भी आपको आना चाहिए। तो कह रहा है गुफा संख्या 16 जो है ये आपका संबंध है सुजाता का खीर अर्पण से। और 17 आपका फिर से क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। तो सी का चौथा और डी का पहला। तो ये अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे मिलेगा, तो ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्नों में जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी रहती है वो क्या है कि आपको ये आंसर नहीं ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ टेस्ट सीरीज में आपको पता होना चाहिए क्या सही है, लेकिन जो आपको आगे के लिए ध्यान रखना है वो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जो यहाँ पे कौन किस में सुमिलित है वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार से मिला दे रहे हैं, ए का तीसरा था। ठीक है, ए का तीसरा था। उसके बाद से गुफा संख्या 9 की अगर हम बात करेंगे तो ये स्तूप पूजा था। और उसके बाद से देखें सी का चौथा था सुजाता का, फिर 16 वाले का, और 17 माता और शिशु की। इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक कालीन जो देवताओं में कौन अंतरिक्ष का देवता है? ठीक है, तो ऑप्शन है सूर्य, विष्णु, वरुण और रुद्र। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब तक हम ऑप्शन को रीड कर रहे हैं तब तक आप अब फटाक से अपने आंसर को टिक कीजिएगा। उसके बाद से हम अपने आंसर को बताएंगे, क्योंकि अलग से समय देने पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वो काम नहीं करेंगे। और इसी दौरान आप अपने आंसर को टिक कीजिएगा। ठीक, तो देखिएगा कौन से पूछ रहा है अंतरिक्ष का देवता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रुद्र। ठीक है, रुद्र जो है यहाँ पर क्या है, अंतरिक्ष के देवता है। ये आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें तो इसमें जो अन्य नाम है वो कहाँ के कौन देवता है, तो आपके आकाश के देवता, जैसे सूर्य हो गए, वरुण हो गए, है ना, और कौन सा नाम है, विष्णु। तो ये जो 3 देवता है यहाँ पे इनको माना जाता है, तो ये आकाश के देवता माने थे। किसके? आकाश के। अंतरिक्ष के देवता की अगर बात करें तो ऑप्शन डी, रुद्र सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, देखिए अगला तीसरा प्रश्न। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न में से एक है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सही सुमेलित नहीं है। तीर्थंकर की बात कर रहा है और प्रतीक दिया हुआ है। ठीक है, पहला अगर बात करेंगे, क्या कह रहा है, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव की अगर हम बात करें, है ना, तो ये दिया वृषभ। ठीक है, अजितनाथ का दिया हुआ गज, संभवनाथ का अश्व, और अभिनंदन जो नाथ है उनका दिया है महेश। ठीक है, अभिनंदन नाथ का क्या दिया हुआ है, महेश दिया हुआ है। तो अगर आपको बताएं तो जो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा आपका गलत है। पूछा हमसे कौन सुमेलित नहीं है, तो अभिनंदन नाथ का जो है ये महिष नहीं है ना। इनका जो प्रतीक है वो क्या है, कपि। कपि कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए बंदर। ठीक है, ये किनका है, अभिनंदन नाथ का है। बात करेंगे महिष या जो ये महिष के लिए या इसको कहते हैं भैंसा भी कहते हैं। तो ये जो किनका है, तो ये वासु पूज्यनाथ का ये सिंबल है। वो जो थे 12वें तीर्थंकर थे, है ना, वो वासु पूज्यनाथ उनका ये सिंबल है। तो बाकी 3 सिंबल याद रखिएगा, ऋषभनाथ वृषभ, अजितनाथ का गज, संभवनाथ का अश्व। अभिनंदन नाथ का मैंने बता दिया कपि और बंदर होगा, और ऑप्शन के हिसाब से ये आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। कह रहा प्रश्न संख्या 4, रात्र व्यू के देवता कौन नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा,
संकर्षण, है ना, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध या सांब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो ध्यान दीजिएगा साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सांब। सांब जो है ये चतुर्व्यूह के देवता है। ठीक है, पंचरात्र के नहीं है, पंचरात्र जो व्यूह है उसके नहीं है, ये किसके हैं, तो सांब जो है आप ध्यान दीजिए, बाकी तीन आपके पंच रात्र में आएंगे। सांब में क्या है, तो ये होंगे चतुर्व्यूह के देवता होंगे। ठीक है, तो डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न फिर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीएससी का फेवरेट प्रश्न है ये। जो आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो जो 16 महाजनपद है, ठीक है, वो उनका लोकेशन के साथ मैप पे भी एक बार ध्यान रख के उसको अच्छे से देखिए, और उनकी राजधानी कौन कौन सी है। और खास करके जब यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी वाला आपको एकदम, जो यूपी के हैं उनको और अच्छे से तैयार रखना है। सही सुमिलित नहीं है, यहाँ पे भी पूछा है, महाजनपद जो दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ है, तो ध्यान से दीजिए, देखिएगा। अंग कह रहा है, अंग की राजधानी मगध, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कम्बोज की बात करेंगे तो हाटक। ठीक है, और उसके बाद से दिया हुआ सूरसेन, मथुरा। तो साथी फटाफट से आप इसका आंसर करें तो ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंग। अंग की राजधानी मगध नौ का क्या है, वो चंपा थी। क्या थी, चंपा। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा थी। ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या प्रश्न में कि सही सुमिलित नहीं है, तो सही सुमिलित कौन सा नहीं है, कि ये सही सुमिलित नहीं है। अन्य तीन जो आपके सही है, इसको आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गुरु का इंद्रप्रस्थ, है ना, कम्बोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, यानी जो है ये आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि यज्ञ एक टूटी नाव है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, किस उपनिषद में कहा गया है। तो ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किस उपनिषद में कहा गया है, तो ऑप्शन देखिएगा, है ना। ऑप्शन है, ये कह रहा है मांडुक्य उपनिषद, दूसरा है मुंडक उपनिषद, कीश उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। तो ये जो स्टेटमेंट है किस उपनिषद का है, ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन बनेगा, है ना, वो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद में ही ये कहा गया था, ठीक है, कि यज्ञ जो है एक टूटी नाव है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट किस उपनिषद से लिया गया है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी जो है मुंडक उपनिषद सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, किसको भी देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आता है। जो डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत हड़पे गए राज्य और उनका हड़पने के वर्ष को जो मिलान है उसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। कई बार आता है जो ये प्रश्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रम के अनुसार में सेट करने के लिए। ठीक, सेट करने के लिए तो सतारा से स्टार्ट होता है, जब सतारा, जयपुर, संबलपुर, इस तरीके से करके, तो वो ईयर से देखा जाता है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, झांसी की बात करें 1853 में, यानी जिसके अनुसार कि झांसी का विलय जो है 1853 में होता है। बघाट का दिया हुआ 1850, और उसके बाद से उदयपुर 1851 और नागपुर 1854। तो इसमें पूछा क्या है हमसे कि सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये भी आपका सही है। झांसी वाला 1853, यानी झांसी को जो है डलहौजी की जो हड़प नीति उसके अकॉर्डिंग, अंतर्गत कह लीजिए, 53 में उसको मिला लिया गया। उसके बाद से बघाट को 1850 में, है ना। और जो आपका उदयपुर है ये वाला आपका गलत है, ये 1851 में होके ये कितने में, 1852 में, कितने में, 1852 में इसको किया गया था। और नागपुर जो अपने आप पर 1857 क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। तो पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है उदयपुर वाला नहीं सुमेलित है। 51 की जगह 1852 ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जो और भी स्टार्टिंग के सतारा, जयपुर, ना, संबलपुर, इस तरीके से उन सबको आप एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अच्छे से नोट्स बना के नोट कर लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक इस तरीके से है, मिलान करने वाला, तो ध्यान से पढ़िएगा। सूची 1 और सूची 2, राजनीतिक संस्था दिया हुआ है और स्थापना वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी मिलान वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला कह रहा है बंग भाषा प्रकाश सभा, है ना, जमींदारी एसोसिएशन, जो जमींदार एसोसिएशन है। उसके बाद से दिया हुआ है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आगे आपका ईयर दिया हुआ है, ईयर को चलिए मिलान करते हैं, उसके बाद हम फिर अपना जो यहाँ कूट दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो बात करेंगे अगर पहला बंग भाषा जो प्रकाशक सभा है, इसकी स्थापना जो होती है साथियों ध्यान दीजिएगा, वो 1836 में होती है, तीसरा हो जाएगा। जमींदार एसोसिएशन जो है वो है 1838 में, ठीक है, चौथा हो जाएगा। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी है ये आपकी कब की, 1843, यानी आपका ये इसका पहला हो जाएगा।
ब्रिटिश इंडियन जो एसोसिएशन है आपका 1851 का। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का आपका पहला बन रहा है। सी का कौन सा बन रहा है? पहला बन रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे? बी वाला, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, दूसरा, यानी बी सही होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि यहाँ पे ये चीज़ें हमको अच्छे से, जिनको नहीं तैयार है वो अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। ए का तीसरा था, बी का चौथा था, सी का पहला था, है ना, और डी का दूसरा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्टेटमेंट वाला है भी ये प्रश्न संख्या 9। इसमें कह रहा है कि देशबंधु चित्तरंजन दास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला कह रहा है कथन में जो है कि उन्होंने साहित्यिक पत्रिका जो है नारायण की स्थापना की और इसका 5 वर्ष तक संपादन किया। बी कह रहा है उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए इनिपेसेंट के अध्यक्ष के रूप में चुनाव हेतु अथक प्रयास किया और वर्ष 1921 में ढाका में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। और फिर अंतिम जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ध्यान दीजिएगा, देशबंधु जो चित्तरंजन दास है इनके बारे में तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है और प्रश्न के अनुसार जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, इन उपयुक्त सभी कथन क्या है? वो सही है। उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सही है। और इन तीनों कथन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? तो ये भी सूची दिया हुआ है, एक तरफ दिया कोयला खदान दिया हुआ, दूसरी तरफ देश दिया हुआ, इसको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है ब्लैक थंडर माइन। तो ब्लैक थंडर माइन आपका ये कहाँ पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, हाँ ये पड़ेगा आपका यूएसए में। यूएसए पर कहाँ पर है? चौथे पर है। कुसमुंडा खदान, है ना, संगट्टा खान और उत्तरी शानकसी खान, ये सारे खान का नाम दिया हुआ है। दूसरा जो आपका वो कहाँ पे जाकर मिलेगा? कुसमुंडा खदान आपका भारत, संगट्टा खान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका इंडोनेशिया, है ना, और उत्तरी शानकशी खान जो है आपका कहाँ पर पड़ेगा? ये चीन में पड़ेगा। तो ए का चौथा, बी का पहला। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए का चौथा, बी का पहला। अगर आप देखें तो ये सब तो कट जाएगा और यहाँ पे कौन सा सी वाला बचेगा? ए का चौथा, बी का पहला। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से मिलान को देख लीजिए कौन सा सही है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये नाम जो है आपको इसी तरीके से टू द पॉइंट तैयार रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ब्लैक थंडर माइन यूएसए, कुसमुंडा खदान भारत, संगट्टा खान इंडोनेशिया और साक्षी खान जो है चीन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कोयला खदान और देश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला कथन कारण वाला है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के समझिएगा। कथन कारण वो जानते हैं, कथन दिया जाता है और कारण रहता है आर। जिसमें पूछ रहा है कि कथन कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पतिक अंशों की कमी होती है, फिर भी ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है। कौन मिट्टियाँ? जलोढ़ मिट्टियाँ। कारण क्या बता रहा है कि नदियाँ कई प्रकार के सेल ये चूर्ण बहा कर ले आती हैं जिनमें बहुत से रासायनिक तत्व मिले होते हैं। ठीक है, ये इसका कारण बता रहा है। तो एक कथन कारण में कौन सा यहाँ पर सही होगा? कि ए आर दोनों सही है और उसका व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, और एक सही है एक गलत है। ठीक है, गलत है और सही है। ध्यान से अगर आप देखें प्रश्न संख्या 11 का, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जलोढ़ मिट्टियों में जो है नाइट्रोजन और इन सब चीज़ों की कमी पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये उपजाऊ होती है, तो ये भी सही है। और दूसरा ये जो रीजन बता रहा है, ठीक है, इस तरह से नदियाँ बहा कर लाती हैं और रासायनिक तत्व होते हैं, ये भी बात सही है। क्या ये इसका कारण बन रहा है? यानी अगर क्योंकि लगा कर देखें तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? तो जब आप देखेंगे कि मिट्टियाँ में इस जलोढ़ मिट्टी में सब चीज़ की कमी होती है और इसमें फिर भी ये उपजाऊ होते हैं, क्योंकि क्यों उपजाऊ होते हैं? कि नदियों में जो चूर्ण बहा कर लाते हैं और रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, साथ ही साथ क्या है, व्याख्या भी कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या के लिए दोनों कारण आपको कथन सही लगे ये तो ठीक है, लेकिन कई बार होता है व्याख्या नहीं करता है, तो उसके लिए क्योंकि लगा के आप सेट कीजिए वो स्टेटमेंट में फिट बैठ रहा है कि नहीं, आपका सही है कि नहीं, कंसेप्ट वाइज लॉजिक वाइज जो भी है उस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, आंसर बैठता है। तो ये व्याख्या भी कर रहा है आपका, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
लेकिन अगला प्रश्न जो है कह रहा प्रश्न संख्या 12 कि सोलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सोलास क्या है, तो ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वन है। ठीक। दूसरा कह रहा है कि ये नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वन है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपको देख रहा है सोलास के बारे में। पहला या तो उत्तरी हिमालय में पाया जाएगा तो उष्णकटिबंधीय वन होगा, ठीक है। दूसरा, अगर नीलगिरी अन्नामलाई वाले क्षेत्र में पाया जाएगा तो शीतोष्णकटिबंधीय होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों एक साथ तो नहीं होगा, ठीक है। यानी दोनों एक साथ नहीं होगा तो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है एक और दो का, ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी बन रहा है, ये नहीं होगा, होगा कोई एक ही, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों में भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं पढ़ के, अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो देखेंगे इस तरह की चीज़ों का आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है आपका उत्तरी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, पाली पहाड़ियों पर, ठीक है। और शीतोष्णकटिबंधीय ये वन है, ठीक है। और इनको क्या नाम जाना जाता है, इनको सोलास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो कुछ वृक्ष है जैसे सिंकोना है, लहरल है, इस तरह के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, केवल और केवल दो, ठीक है, ये वाला और बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, दक्षिण प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो ये नदियाँ अभी युवा अवस्था में हैं, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात कर रहा है। ये नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नदियाँ जो हैं अभी क्या है, युवा अवस्था में नहीं है, ठीक है। दक्षिण प्रायद्वीपीय की जो साउथ इंडियन की रिवर्स है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की, वो नदियाँ युवा अवस्था में नहीं है। जो नॉर्थ की नदियाँ हैं, ठीक है, ये नदियाँ क्या है आपकी युवा अवस्था में, अगर आप कहें तो नई नदियों में आती हैं। ये नदियाँ अपनी आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, तो ये बात बिल्कुल आपका सही है। अगर आप देखें तो ये अपनी वृद्ध अवस्था में है, तो और ये क्या है, आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। तो केवल दो यहाँ पे सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, केवल दो जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये नदियाँ अपनी सभी की सभी जो है युवा अवस्था नहीं, अपनी वृद्ध अवस्था में आ चुकी हैं, ठीक है। वृद्ध अवस्था में आ चुकी हैं शायद अधिकांशतः नदियाँ। और जो दक्षिण का आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये आप देखेंगे विश्व की जो प्राचीनतम कठोर चट्टान है उसका बना हुआ है, जो प्रायद्वीपीय वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकांश नदियाँ क्या है, अपने वृद्ध अवस्था में है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है और दूसरा आपका सही हो जाएगा। इस हिसाब से बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे प्रश्न संख्या 14। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है। अब देखिएगा प्रमुख दर्रों की अगर बात की जाती है, छोटा सा प्रश्न है, समझिएगा। कह रहा है चांगला, देवसा, रोहतांग, है ना, शिव किला। इसमें जो दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो पहला अगर आप देखें तो पहला दर्रा आपका चांगला जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो चांगला है कहाँ पे, तो ये भी बता दीजिए। ये है लद्दाख में। कहाँ पर है, चांगला आपका लद्दाख में है। और ये जो लद्दाख को कहाँ से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। किससे, तिब्बत से जोड़ता है। सिंपल समझिएगा, चांगला दर्रा लद्दाख में है, ठीक है। और ये जोड़ता है किसको है, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक। बाकी जो है आपके तीन दर्रे जो है, देवसा, है ना, रोहतांग और शिवकिला, जो तीन दर्रे हैं ये आपके कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पूछा हमसे नहीं था, तो ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ पर है, ये तो लद्दाख में है। आगे बढ़ेगा, देखेंगे अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, राजवंशों को क्या क्या काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो कैसे करना है, मौर्य वंश, हर्यक वंश, शुंग वंश और नंद वंश। तो इन सब में सबसे पहला वंश कौन सा है, अगर आप बात करेंगे तो स्टार्ट होती है हर्यक वंश से। तो डी तो पहले कट जाएगा आपका, दो पहले आएगा। हर्यक के बाद अगर आप देखें तो आपका आया नंदवंश, ठीक है। और नंदवंश के बाद ही आया मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा हर एक वंश जो है आपका मतलब वो 545 ईसा पूर्व था। उसके बाद से हर एक के बाद से कौन सा आता है, नंदवंश, नंदवंश के बाद से मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद कौन सा, शुंग वंश, ठीक है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सारे के सारे डायनेस्टी का कई बार जो है इन सारे डायनेस्टी के बारे में जो अगर आप देखें, जो भी ये वंश है डायनेस्टी, इनके जो संस्थापक के बारे में पूछ लेता है, तो उस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उस प्रश्न को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 16।
कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ देवता थे? कौन काल के? उत्तर वैदिक काल, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। तो इंद्र, अग्नि, वरुण या प्रजापति। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी प्रजापति। ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल पूछा है, तो जो उत्तर वैदिक काल है यानी ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल, उसमें अगर आप प्रमुख देवता की बात करें जैसे इंद्र थे, है ना, अग्नि और वरुण, इनका जो उत्तर वैदिक काल आते आते इन लोगों का जो है महत्व थोड़ा सा कम हो गया था। और उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है यहाँ पे प्रजापति जो है ना, सृष्टि निर्माता के रूप में इनको जाना था। तो ये यहाँ पे क्या थे? सर्वश्रेष्ठ देवता हो गए थे। इस वजह से ये प्रश्न पूछा गया। और ध्यान से देखिए उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पे डी प्रजापति जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से महाजनपद से कह रहा, प्रश्न के 17, 16 महाजनपदों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था से आच्छादित था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वत्स और मल्ल, वज्जी और मगध, अंग और अवंती, वज्जी और मल्ल। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा साथी वो ध्यान दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी वज्जी एवं मल्ल। लगभग ये बात है जब बुद्ध के जन्म से पूर्व की अगर बात करें, लगभग सिक्स जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की समय है, उसमें भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, तो ये महाजनपद जो थे दो प्रकार के थे। यहाँ पे एक जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और दूसरी जगह गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे आपका देखेंगे राजतंत्रात्मक थी, जबकि जो है वज्जी और मल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, वज्जी और मल में क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो ऐसे शासन जो है राज्य द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा क्या होता था? संचालित होता है। किसके द्वारा? गण या संघ के द्वारा संचालित होता था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दो तरीके के शासन में आपका डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तनिकांतवाद का सिद्धांत, अणुव्रत का सिद्धांत, है ना, स्यादवाद का सिद्धांत या शून्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, पूछा कौन संबंधित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, शून्यवाद। शून्यवाद जो है आपका है ये बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा, जिसके प्रवर्तक जो है नागार्जुन माने जाते हैं। कौन? नागार्जुन। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी तीन जो है सिद्धांत, अनेकांतवाद, अणुव्रत, स्यादवाद, ये तीनों के तीनों किसके सिद्धांत है? तो ये जैन धर्म के सिद्धांत है। पूछा नहीं था तो डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और शून्यवाद कहाँ से संबंधित है? तो हमने आपको बता दिया, शून्यवाद आपका बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा है। इसके प्रवर्तक जो है नागार्जुन है थे। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस तरह के सिद्धांत कंपेरेटिवली जैन और बौद्ध धर्म से, और भी जो सारे पॉइंट्स है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको जैन बौद्ध से देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में महासंधि विग्रही की जो है इससे तात्पर्य क्या है? इसकी मीनिंग बतानी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि युद्ध और शांति का मंत्री, मुख्य कर संरक्षक अधिकारी, सेना का सर्वोच्च सेनापति और अंतःपुर का रक्षक। ठीक है, अंतःपुर का रक्षक की अगर बात करेंगे तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए है। ठीक है, ये जो है प्राचीन इतिहास में महासंधि विग्रहिक जो है, ये आप देखिएगा गुप्त कालीन में शासन में जो है ये विग्रहिक जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था। किसका? युद्ध और शांति का मंत्री होता था। और किस काल का ये मंत्री है? तो गुप्ता कालीन शासन में ये महासंदिग्ध विग्रहिक है, ये आपको देखने को मिलता था। ठीक है, तो युद्ध और शांति का मंत्री इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने आपको पहले ही बता रखा है, प्राचीन इतिहास में जो भी डायनेस्टी है उसकी जो प्रशासन की प्रणाली है, प्रशासन प्रणाली में जो भी टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी से यानी प्रशासनिक जो वर्ड इकाई इस तरह की जो चीज़ें आती है प्रशासन में यूज में, उन सारे का टर्म का आपका क्लियर होना जरूरी है। वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो ध्यान दीजिएगा, अजंता के चित्र जातक कथाओं से संबंधित है और बाघ गुफाओं के चित्रों का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और नौ तो एक, नौ तो दो। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, वो आपका होगा ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों। तो ध्यान दीजिएगा,
अजंता के जो चित्र हैं वो जातक कथाओं से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो इसे ध्यान दें कि अजंता की गुफा है कहाँ, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है, ध्यान सुनिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है। और इन गुफाओं में विभिन्न तरह की जो फूल पत्तियों आकृतियों की सजावट को देखने को मिलता है। और इसी क्रम में इसमें जातक कहानियाँ है ना, और जो उसमें मनुष्य का विषय, लौकिक जीवन से संबंधित नृत्य, ये सब सारी चीज़ों का इसमें भी आसार आपको देखने को मिलेगा। तो बाघ गुफाओं में सब सारी चीज़ें मिलेंगी। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है, कह रहा है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस एक गुप्त सम्राट ने श्रीलंका के शासक मेघवाड़ को बोधगया में एक विहार बनवाने की अनुमति प्रदान की थी? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का जो है ना, ऑप्शन बी है ना, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है, इसने जो है जब सिंघल के राजाओं पे समुद्रगुप्त ने आदित्य स्वीकार की थी, तो यहाँ पे एक चीनी सोर्स है, उसके अनुसार अगर आप देखें, सिंघल द्वीप के राजा मेघवाड़ को जो है इसने बिहार में बनवाने के लिए बोधगया में जो है अनुमति प्रदान की थी, किसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कुछ इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है यहाँ पे। तो एहोल अभिलेख कह रहा है खारवेल, हाथी गुम्फा पुलकेशिन द्वितीय, एरन अभिलेख भानुगुप्त और भीतरी स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त। पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है, यानी 4 दिया हुआ उसमें से 3 तो गलत है, तो सही वाला आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 22 में जो सही होगा वो आप देखेंगे, है ना। एरन अभिलेख जो है ये आपका सही है, सी भानुगुप्त वाला। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। बाकी 3 जो गलत है वो भी समझ लीजिए कौन कौन सा गलत है। तो एहोल अभिलेख जो आपका खारवेल का नहीं है, ये चालुक्य का जो पुलकेशिन देती है इनका था। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। और भीतरी स्तंभ अभिलेख की अगर बात करेंगे तो ये अपने गाजीपुर में स्थित है, और ये जो है किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त से। किससे, स्कंदगुप्त से संबंधित है, कुमारगुप्त से नहीं है। तो बाकी जो गलत था वो भी हमने बता दिया, और सही कौन सा यहाँ पे था, है ना, एरन वाला। ठीक है, एरन वाला सही था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद का सत्र नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, बजट सत्र, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का, 23 से कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन सत्र इस तरह के कोई संसद का सत्र नहीं है। बाकी 3 जो सत्र है, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन सत्र, तीनों के तीनों क्या है, आपके सत्र है। इसमें जो है 6 महीने का से ज़्यादा का अंतराल का गैप नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। बजट सत्र आपका फरवरी में होता है, और मानसून सत्र आपका जुलाई से आपका कब तक, सितंबर तक, और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर तक होता है। नहीं पूछा है तो बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न, कह रहा है कौन सा असत्य है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। असत्य की अगर बात करेंगे इसमें, तो कह रहा है कि नहीं, कौन सा सत्य है, राष्ट्रपति को महाभियोग केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, 24 का अगर आप बात करें, है ना, महाभियोग प्रस्ताव सदन में एक चौथाई सदस्यों द्वारा के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो एक इसमें अगर आप बात करें तो इसमें एक चौथाई सदस्य जो है आरोप लगाते हैं कि बात बिल्कुल क्या है यहाँ पर सही है, और हमसे पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत ही पूछा है, तो केवल एक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, केवल एक सही उत्तर होगा, गलत पूछा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। केवल लोकसभा में नहीं, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आपको ये किया जा सकता है महाभियोग लगाकर। और जो है इसमें जो आपको नोटिस की बात होती है वो 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है। क्लियर है, तो केवल एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, पहला केवल गलत है इसमें। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 25, कह रहा है कि जो सहकारी समितियां हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा शर्तें हैं। तो ध्यान दीजिएगा सहकारी समितियों के बारे में। पहला ऑप्शन कह रहा है, 2 ऑप्शन है इसमें, कि 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2011 के द्वारा संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया। ठीक है, ये, ठीक है, 9 को जोड़कर सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ध्यान दीजिएगा, अब 2 ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन बताना है आपको कि कौन सा आपका सही है, केवल 1, 2, 1 और 2 दोनों, हाँ, न तो 1 न तो 2। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा सहकारी समिति से संबंधित, है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों।
पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी 97वां जो संविधान संशोधन था, उसके अधिनियम से उसको ऐड करके इन 2011 में भी, ठीक है, इसको नए खंड को जोड़ा गया और सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, सीधा सीधा एक आर्टिकल आपसे पूछा हुआ प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है अनुच्छेद 127, 126, 139 या 122, 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाक से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या जो 26 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 122। ठीक है, अनुच्छेद 122 जो है इसके अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 मानवाधिकार संरक्षण जो संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके द्वारा आयोग के गैर न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है। ठीक है, जो न्यायिक सदस्यों की संख्या है ना, तो कितनी कर दी गई। ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5, है ना, 2, 3 या 7, 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाक से बताइए कितना किया गया है। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कितना कर दिया गया, 3। इसके पहले जो देखिएगा, ये जो आपका 2019 का अधिनियम है, ये अधिनियम क्या है, तो 1993 का जो अधिनियम है ना, उसमें संशोधन करके इसको किया गया। इसके पहले जो संख्या थी वो 2 थी। कितनी थी, संख्या 2 थी। अब बढ़ा के नया वाला कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया है। और इसमें एक और चीज़ कर दिया है कि कम से कम इसमें जो है एक महिला का होना अनिवार्य है। ठीक है, एक महिला का होना भी अनिवार्य है। तो 2-3 बातें अन्य जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कितना कर देगा, 3। तो ये 2 से 3 किया गया है और अधिनियम जो 19 वाला है संशोधन किसमें किया गया था, 1993, और एक इसमें महिला का होना अनिवार्य है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 28। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्रयास किया गया था, है ना, सिविल सेवा के लिए। तो चार्टर एक्ट का जो 1813 है ना, एक्ट जो है 1853, चार्टर एक्ट 35 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फटाफट से बताएंगे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1835। इसके द्वारा जो है सिविल सेवकों के लिए खुली चयन प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है, निम्न घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कश्मीर रियासत के संबंध में भारत पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम स्वीकार करना। ठीक है, कश्मीर रियासत के संबंध में भारत पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम स्वीकार करना, जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह और हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय। इसको क्या करना है, इन तीनों को क्रम में आपको सेट करना है। क्रम में तभी आप सेट कर पाएंगे जब इनका आपको क्या पता हो, डेट पता हो कि कौन कौन से डेट में कौन सा घटित हुआ है। तो चलिए आपको पहले डेट बताते हैं, फिर आपको हम इसका आंसर बताते हैं। बात करें कश्मीर रियासत की, ठीक है, सबसे पहले देखिए जूनागढ़ जो जनमत संग्रह है ना, ये फरवरी 1948 का है। कब का है, फरवरी 1948 का जूनागढ़ जो रियासत का जनमत संग्रह है। उसके बाद से इसमें अन्य डेट भी है, जैसे हैदराबाद रियासत का विलय की जब बात किया जाए, हैदराबाद रियासत विलय ये जो है सितंबर 1948 की बात की गई यहाँ पे। और जो ये जो विराम का है वो दिसंबर 1948 का है। ठीक है, तीनों डेट अगर आप देखें 1948 का ही है ना, लेकिन डेट को लेके थोड़ा सा ये वाला आपका 48 तीनों है, उसमें जो है आपका सितंबर, जूनागढ़ वाला आपको बताया गया फरवरी। ठीक है, फरवरी, और इस वाले में हैदराबाद वाले में सितंबर बताया गया, हालांकि कई जगह इसको अन्य स्रोत में नवंबर भी दिया गया है। और ये जो आपका कौन सा हो जाएगा, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर। तो इस हिसाब से अगर आप अरेंज करेंगे तो 2, 3, 1 कौन सा सही बैठेगा, आपका डी वाला 2, 3, 1 आपका ये सही उत्तर बैठेगा। तीनों को तीनों घटनाएं जो है आपका 1948 की है। ठीक है, बस इसमें मंथ का अंतर है। मंथ एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जूनागढ़ वाला जो आपका फरवरी का है, इसको फिलहाल पे यहाँ पे जो बताया गया वो सितंबर, लेकिन कहीं कहीं कई जगह पे इसको नवंबर भी बताया गया। और ये वाला जो है पहला वाला कश्मीर रियासत वाला आपका कौन सा है, दिसंबर का है। इस हिसाब से ये अरेंज हो जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान
किया गया, किस परिस्थिति में किया गया था? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो, क्विट इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम और चार्टर एक्ट 1833। वो फटाफट से बताइएगा, ये जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल को जो है कब दिया गया था, किस एक्ट के अंदर आपको दिया गया था? प्रश्न संख्या 30, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 का अधिनियम। ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके तहत जो है ये दोनों अधिकार जो है सर्वप्रथम प्राप्त करने वाला अगर बात करें गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इस तरह का अधिकार प्राप्त करने वाला। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी तरीके से है, 31 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? ठीक है, राष्ट्रपति का जो डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, इसमें क्या क्या है तो ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, किसी विधेयक को रोक कर रखना, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को स्वीकृति देना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, कूट हमें चयन करना है। कूट को एक कह रहा है 1 और 4, 2 और 4, 1 2 3, या फिर उपयुक्त सभी चारों को चारों ऑप्शन। फिर से एक बार देखिए, ध्यान से पढ़ेगा। राष्ट्रपति के स्वविवेकी शक्तियों के बारे में चारों ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसे कौन सा आपका सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला तो इसमें जो सही होगा बता दें ऑप्शन, दूसरा सही है और उसके साथ साथ कौन सा सही है, चौथा सही है। ठीक है, तो बी यानी 2 और 4 आपका बी सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा क्या क्या इसमें चीज़ें करी गई हैं। तो जो रोक के रखने वाला है, विधेयक को रोक कर रखने वाला, ये संविधान के 100 आर्टिकल अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का ये विवेकी शक्ति है ना। और इसके साथ साथ अगर बात करें इसमें जो अन्य विषय है, इसे परामर्श पर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के लिए कहना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों आपका इसमें नहीं होगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति और राज्यपाल द्वारा विधेयक की स्वीकृति देना, ये दोनों इसमें नहीं होगा। क्लियर है, डी इसका सॉरी बी इसका सही उत्तर 2 और 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगरीकरण प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, जनगणना वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाक से उत्तर दीजिएगा। कह रहा है नगरीकरण प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा किसमें है, और उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है संक्षिप्त वाला। ध्यान दीजिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल की मैराथन क्लास है चैनल पर, जाके देखिए, एक कंप्लीट क्लास है। एक बार देख लेंगे तो यूपी स्पेशल का आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, और चैप्टर वाइज भी है, वो भी क्लास चाहे तो आप देख सकते हैं। 32 नंबर, वो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है गाजियाबाद, 32 का डी जो है गाजियाबाद हो जाएगा। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 67% है। ठीक है, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ मैं। कानपुर नगर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है, लगभग 65 दशमलव कुछ है, और लखनऊ में 66 है। ठीक, और यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध नगर में आपका 59 पॉइंट के आसपास है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये आपका गाजियाबाद में। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 33 नंबर, मूरलैंड कहाँ अवस्थित एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है? ये कहाँ पाया जाता है मूरलैंड, है ना? तो ऑप्शन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा या रूस में। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, मूरलैंड जो यहाँ पर स्थित उच्च भूमि है। मूरलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है पेड़ नहीं पाए जाते हैं। मूरलैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ नहीं पाए जाते हैं। ये एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है ग्रेट ब्रिटेन की। अगला प्रश्न जो है 34 नंबर, पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा है? तो जलवायु, पोषक तत्वों की उपलब्धता, सूर्यताप, है ना, या फिर बैक्टीरिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारितंत्र को कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? ये जो है प्रभावित करेगा आपका सूर्य तप। सूर्य तप है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है क्या, उसकी उत्पादकता को। अगर बात करें सूर्यताप की अगर कमी होगी तो पारितंत्र की जो उत्पादकता और जैव विविधता है वो दोनों में कमी आएगी। यानी सूर्यताप ये है, अगर ये प्लस होगा तो ये क्या होता है, उत्पादकता भी इसकी बढ़ेगी। अगर ये माइनस होगा कि ये उत्पादकता और बाकी चीज़ें भी उसमें पारितंत्र में कमी होगी, जैव विविधता में भी कमी होगी। ठीक है, तो इस सूर्यताप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा सा एक ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? क्या मीन, मछली, सीधा सीधा। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो मिलते जुलते तो मछलियों भी जैसे हैं, लेकिन वो जो है वो फिश नहीं होते। जैसे
ऑप्शन पहले देख लीजिए, सिल्वर फिश, केटल फिश, फ्लाइंग फिश या स्टार फिश। 4 नाम दिया हुआ, इसमें से पूछा है कौन सा एक जो है मछली है। इसमें जो है आपका जो नाम है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लाइंग फिश। ठीक है, फ्लाइंग फिश क्या है यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये एक मीन है यानी मछली है। कुछ ऐसे जो नाम है आपके, है ना, कुछ ऐसे नाम है, ये अन्य नाम जो मिलते-जुलते मछलियों की तरह हैं, लेकिन ये जो है क्या नहीं है, मछलियाँ नहीं है। जैसे सिल्वर फिश, केटल फिश, स्टार फिश, है ना, इसी तरह से और भी क्राई फिश है ना, उसके पास रेजर फिश है। इस तरह कुछ मछलियाँ हैं जो नाम मछलियों की तरह है, लेकिन ये ओरिजिनल में नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए इन्होंने सही पूछा है, तो कह रहा है प्रतिगामी करारोपण, है ना, आनुपातिक जो करारोपण है, प्रगतिशील वाला, और कह रहा सही, सभी सही सुमेलित है। ठीक है, सभी सही सुमेलित है। तो पहले का जो है कह रहा है आय वृद्धि के साथ क्या होगा, कर की दर को घटा देना। दूसरे में कह रहा है आय में परिवर्तन होने के साथ भी दर को अपरिवर्तित रखना। और प्रगतिशील में कह रहा है आय में वृद्धि के साथ कर पे वृद्धि करना। ठीक है, आय में वृद्धि दोनों बढ़ेगा, आय में परिवर्तन हो रहा है लेकिन इसमें अपरिवर्तित रह रहा है, और वृद्धि के साथ कर दर को हटा देना। यहाँ पे देखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों के तीनों अपने आप में सही सुमेलित है, कि तीनों पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट तीनों तीनों सही है। सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिजिकल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, PQLI का परिकलन किसके द्वारा किया गया था, नाम से रिलेटेड पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है महबूबुल हक, अमर्त्य सेन, है ना, मॉरिस टी मॉरिस या एडम स्मिथ के द्वारा। आपको सही उत्तर बताना है, इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 33, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मॉरिस जी मॉरिस द्वारा इसको किया गया था 1979 में। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को जो है इसको उन्होंने प्रकलित किया था, या फिर कह लीजिए इनके द्वारा इसको लाया गया था 1979 में। ये ईयर भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये इंडेक्स के बारे में। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखिए प्रश्न क्या 38। 38 में क्या कह रहा है, तो एक तरफ अभिलेख दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित तथ्य दिया हुआ है। अभी इसके पहले जो हम लोग देखे थे अभिलेख के बारे में देखे थे, उस अभिलेख में इन सब अभिलेख 30 राजाओं से संबंधित था, उस तरह का पूछा गया था। यहाँ पर क्या इनसे संबंधित तथ्य पूछा गया है। एक तरफ दिया हुआ है, पहले 4 ये आपका अभिलेख है, एरड़, मंदसौर, सोगौरा, गरुड़, और उसमें दिया है क्या क्या दिया हुआ है, गुरबिक्ष, रेशम बुनकर श्रेणी, सती प्रथा का साक्ष्य, आगव धर्म का विकास, इस सब सारी चीजें इसको मैच करना है। ठीक है, तो मिलान करना है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे एरड़ अभिलेख की, एरड़ अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का क्या होता है, साक्ष्य प्राप्त होता है। ए का तीसरा। ठीक है, ऑप्शन के साथ अगर जाने की कोशिश करें हम लोग, तो ए का तीसरा सिर्फ हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, बाकी 3 अभी बच जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या है, मंदसौर वाला है, तो मंदसौर एरड़ का होगा सती। मंदसौर की अगर बात करेंगे, मंदसौर अभिलेख तो ये संबंधित है, ये रेशम बुनकर वाले श्रेणियों से संबंधित है। उसके बाद से आपका एक और क्या है, सोगौरा। सोगौरा जो है संबंधित आपका दुर्भिक्ष से। ठीक है, दुर्भिक्ष से। अब बच गया आपका गरुड़, तो गरुड़ वाला क्या है, भागवत धर्म का विकास। समझ में आ गया। ए का तीसरा था, बी का पहला, सी का दूसरा। बी का पहला, सी का दूसरा, तो बी का पहला आपका सिर्फ एक ही में है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 जो हमने अभी मिलान मिलाए थे, आपको ध्यान रखना। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। एरड़ आपका सतीश पर था, मंदसौर जो है आपका रेशम बुनकर से, सोगौरा जो है दुर्भिक्ष से, और गरुड़ जो है भागवत धर्म के विकास से। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान रखनी है। अगर जिन भी साथियों को अगर याद हो, ठीक है, तो अच्छी बात है, ना याद हो जो एक बार रिवाइज कर ली जाके कि सारे जो अभिलेख हैं ये किन किन राजाओं से संबंधित है ना, किसके काल के हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह का प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं, तो ये पे स्टार लगा दे रहे हैं। अगर जिनको याद है वो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं याद है तो आप एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 39। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने कब की थी। स्टेटमेंट में आपको बता दिया पहले जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड समय जो माइकल ओडायर था, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई है, तो उधम सिंह के द्वारा। इसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा, सबको पता था। कब की गई है, ये यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। तीनों डेट भी ध्यान रखिएगा, मार्च का दिया हुआ है, ईयर सिर्फ आपको बताना है 1941, 39, 40 या 48।
4 डेट है, इन 4 डेट में आपको बताना है कौन सा डेट में इन्होंने ये हत्या की थी। 49 इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, मार्च 1940 में इसके द्वारा माइकल ओ डायर की हत्या इसके द्वारा उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें, मार्च 1940 में ये जो है लंदन में इनको ये किया था इन्होंने, और इनको क्या हो गई थी, फांसी की सजा हो गई थी। किसको, उधम सिंह को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 1936, इसमें सॉरी 40 नंबर है, प्रश्न पढ़िएगा। 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन, जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उसके बारे में कथनों पर विचार करना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इसमें क्या क्या नारा है उसको ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है कि 1936 वाला लखनऊ अधिवेशन, हाँ ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है इस अधिवेशन में 13 सूत्री और अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया, और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद है, ये नारा दिया था। ठीक है, तो ये नारा दिया था, और इसमें जो है आपका कौन सा सही है, ऑप्शन एक बार देख लीजिए। कथन आपने एक बार पढ़ ही रखा होगा, 1 2 तो तीनों, 1 और 3, 2 और 3, या केवल सीन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, साकी मामा को बता दे कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 क्यों, देखिएगा 1936 वाले इस अधिवेशन में जो बात की गई थी, पहला आपका इस अधिवेशन से सही है, कांग्रेस पार्टी में पूर्व गठन। तीसरा भी सही है, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। बी आपका गलत है, यानी सॉरी दूसरा जिसमें गलत, 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था, लेकिन ये कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, कहाँ पर, फैजपुर अधिवेशन में इसको किया गया था, जो 1937 में हुआ था। 1937 के फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ये इसमें ऐसी नहीं है, इसलिए ये दूसरा हट जाएगा। दूसरा हटने के साथ आपका ये ऑप्शन कट गया था, कट गया था, केवल 3 पर तो दोनों सही था, तो 1 और 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न आए, उसको संबंधित जो चीज़ें उसको ध्यान से पढ़िएगा, और जो आपको डाउट लगे तो उसको तुरंत रिलेट कीजिएगा। अच्छा ये वाला है, तो इससे मान लीजिए पढ़ जाता है ये इसके साथ नहीं है तो किसके साथ है, वो वाला भी आंसर आपको एग्जैक्ट याद रखें, तभी आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। इससे कि अगर पता होता है कि फैजपुर अधिवेशन में बातें कही गई, तुरंत आप काट देते हैं यहीं पे। इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। ये भी प्रश्न जो पूछा हुआ है सूची वाला है, किसके समय का है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय जो गठित हुई थी विभिन्न आयोग, उसमें जो आयोग है और उसके अध्यक्ष को सूची से मिलाइए, आयोग और अध्यक्ष। इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको टेलीग्राम पर जो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, और टेलीग्राम पर जो रेगुलर पोस्ट अपडेट होती है उसमें भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप ये प्रश्न इस तरीके से मतलब आपके लिए हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा आयोग कौन कौन सा, सिंचाई आयोग है, पुलिस आयोग है, अकाल आयोग, विश्वविद्यालय, कोई तरफ नाम दिया हुआ है। तो फटाफट चलिए इसको देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैच करने के लिए, मैच करेंगे कौन किससे यहाँ पे मैच होगा। तो देखिएगा सिंचाई आयोग की अगर बात करेंगे हम, किसकी, सिंचाई आयोग, तो इसमें कौन कौन से अध्यक्ष थे। के बाद से सिंचाई आयोग का जो गठन है पहले जानिए 1901 में हुआ। 1901 में पुलिस आयोग है आपका 1902, यही बता दिया। ठीक है, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है ये भी 1902 में किया गया। ठीक है, 1902 में सब उसी के आसपास का है। ठीक, अब इसके अध्यक्ष कौन 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 रहे हैं, कैसे रहे हैं, तो सिंचाई आयोग की अगर बात करें, है ना, तो कालिन स्क्राफ्ट, नाम इसमें दिख रहा है स्क्राफ्ट मानकृत का, इस वाले को इस कलर ले लेते हैं, सिंचाई आपका ये हो जाएगा। पुलिस आयोग का जो होगा इसमें एंड्रूज फ्रेजर। ठीक, अकाल आयोग की अगर बात करेंगे, इसकी अकाल आयोग, तो ये हो जाएगा आपका एंटोनी मैकडोनाल्ड। बचा आपका विश्वविद्यालय तो टॉमस रैले। ठीक है, अब इस हिसाब से ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा से ही आपका सही उत्तर मिल जाएगा, यानी ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको अच्छी रूप एक बार देख लेंगे, ए का ये तीसरा, ए का तीसरा था, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ये वाला आपका सेटअप आपको अच्छे से तैयार रखना है, इस रकायोग और उसके ईयर भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार का कारण में शामिल नहीं था। ध्यान दीजिएगा, नहीं वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कारण तो ये नहीं था। पहला कह रहा है उत्तर भारत की समस्त मुस्लिम जो मुस्लिम शक्तियां हैं उसमें अब्दाली से मिल जाना, मराठा सरदारों की आपसी जो एकता थी, है ना, अब्दाली का सैनिक संगठन तथा अनुशासन अत्यधिक उत्तम होना, मराठा सैन्य शिविर में खाद्य आपूर्ति न होना। तो इसमें ये कारण है ही नहीं है मराठा सरदारों की आपसी एकता। ठीक है, मराठा सरदारों में जो है ना आपसी एकता की बात करें तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लोगों में खुद में परस्पर में लड़ाइयाँ होती रहती थी, आपस में द्वेष था। तो ये चीज़ें अगर न होती शायद, है ना, तो पानीपत का तीसरा युद्ध शायद जीता जा सकता था। इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो है ये कारण था पानीपत में जो तृतीय युद्ध था उसके हार का कारण में ये भी ये कारण है कि उनमें आपसी एकता नहीं थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 43 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला कांग्रेस लीग लखनऊ पर ये समझौता तो 1916 1916 1916। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु है ना, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटना, तिलक द्वारा जो रूल लीग है उससे गठन करना। तो इस सबका आपका जब ईयर पता रहेगा तभी होगा, सेट करते इसका कौन कौन सा कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा गांधी जी जो है अफ्रीका से लौटे 1915। ठीक है, 1915 और ये आपका जनवरी था, 9 जनवरी। ठीक, इसके बाद से है 19 फरवरी 1915 को, 19 फरवरी ये कब का महीना है, 1915 वाला ये भी है। सो सबसे पहले तो हमें लग रहा है 3 ही आएगा। ठीक है, 3 आएगा, 3 सब में दिया हुआ है। देखिए इस तरह का ऑप्शन अगर आपको पूरा पता रहेगा तभी हो पाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। ये हो गया। 3 के बाद से कौन सा आएगा आपका, 2 आएगा। 3 के बाद से अगर 2 पे जाएँ तब भी हमारे पास जो है टिप ये कटेगा और ये कटेगा, बी और सी बचा रहेगा। और इसके बाद से 2 था तिलक द्वारा होम रूल का सभी, तो 1916 है। होम रूल लीग का गठन ये भी आपका जब हुआ था तिलक के द्वारा, तो ये अप्रैल 1916 का है, एपीआर 1916 का देखिए। और दिसंबर में जो है अधिवेशन हुआ था, दिसंबर में। तो यानी एक आपका सबसे लास्ट में आएगा, एक सबसे लास्ट में किस में है, तो 2 तो पट गया था हमारा, ये वाला सी आपका सही उत्तर होगा। कौन सा होगा, सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 3 2 4 1। ठीक है, इसमें देखिएगा 2 घटनाएं जो है आपकी 1915 की हैं और 2 तो 1916 की है ना। तो मंथ जब आपको क्लियर के पता रहेगा तभी जाके आप डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है शुंग वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुंग वंश का 8वां शासक काशीपुत्र भागवत था। भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष जो है तक्षशिला के शासक एंटियाल किच का राजू हेलियोडोरस के दरबार में आया। तीसरा कह रहा धनभूति इस वंश का अंतिम शासक था। और पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिए कौन सा सही नहीं है, यानी कुछ सही है और कुछ इसमें सही नहीं है। 44 इसमें जो बताया गया है ना, 1 और 3 ये दोनों तो है आपके क्या है, गलत है। इसमें सही कौन सा है, सिर्फ आपका दूसरा सही है। तो सही नहीं वाला ही हमको बताना है। ठीक है, ये दोनों सही नहीं है, 1 और 3। 1 और 3 की बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा है आपका, डी। ऑप्शन आपका डी। पहले समझिएगा पूरे ऑप्शन में, ऑप्शन समझिए, पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा आपका सही है। हमें से पूछा गया है सही नहीं है, यानी हमें 1 और 3 बताना है ना। गड़बड़ी ये होगी कि आप फटाक से लगाएंगे केवल 2। क्यों, क्योंकि आपको ये सही दिखा और यहाँ पूछा था सही नहीं है, तो सही नहीं है तो मतलब 1 और 3 होगा। थोड़ा सा लापरवाही अगर करेंगे तो प्रश्न आपका आते हुए प्रश्न यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इस तरह की गलती बारंबार परीक्षा में होती है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, इस तरह के प्रश्न जो है गलत होते ही हैं। तो ध्यान रखिएगा जब इस तरह का प्रश्न आए तो तुरंत पेन लगा के काट पीट करनी है, क्या करना है और कौन सा आंसर, थोड़ा सा समय लेके इस आंसर को भरिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाघ गुफाओं के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं है, फिर नहीं वाला पूछा हुआ है। कह रहा है कि यह मध्य प्रदेश के धार जिले में बागनी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा का ऐसी कोई लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी। ठीक है, और तीसरा का राशि यहाँ की चित्रकला धार्मिक जीवन से संबंधित है। और यहाँ 9 गुफाएं हैं, सभी बौद्ध विहार है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा आपका सही नहीं है।
पहला चीज तो ये आपका सही है, मध्य प्रदेश के धार जिले में बागनी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, उसके बाद अगर बात करें तो इसकी खोज जो है 1818 में लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड के द्वारा की गई थी, भी बात सही है। और इसमें जो है सी इसका सही नहीं है। ठीक है, इस यहाँ के चित्रकला जो धार्मिक जीवन से संबंधित की बात की जा रही है, यह जो है अभी नीचे वाला अगर ऑप्शन आप पढ़ें तो यहाँ 9 गुफाएँ हैं और सभी बौद्ध विहार से संबंधित है। जब सभी बौद्ध विहार से संबंधित तो धार्मिक जीवन से जो है इसका संबंध होना उस तरीके से नहीं है। यहाँ पे धार्मिक चित्र के रूप में यहाँ पे चीज़ें नहीं है और बौद्ध चित्र के साथ-साथ लौकिक जीवन से संबंधित है। ठीक है? तो धार्मिक जीवन के लिए अजंता की गुफा है। कौन-सा है? अजंता की गुफा। यही ऑप्शन आपका यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। जेनेसिस जो है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन अध्ययन किया जाता है ना? ये आप देख लीजिएगा क्या है पेडोजेनेसिस, तो मृदा निर्माण का, संक्रमण बीमारियों का, आनुवंशिकता का, आकाश की बाह्य संरचना का। पेडोजेनेसिस या पेडोजेनेसिस आप कह लीजिए, इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए मृदा के निर्माण का, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है सूची दिया हुआ है, एक और दो मिलाना है। ठीक है, कि बीमारी दिया हुआ है और बाकी सारी चीज़ में दिया है। पहला कह रहा है कि ल्यूकीमिया दिया हुआ है, बेरी-बेरी, है ना? हाइपॉक्सिया और रिकेट्स। रिकेट्स आप जानते हैं कि ये वाला आपका कौन-सा है? इसमें पैर डिस्टर्ब होगा, डी वाला। रिकेट्स में अगर देखें तो, ठीक है? रिकेट्स में पैर डिस्टर्ब होगा। ये आपका ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? डी वाला, और मतलब डी का चौथा, ठीक है? उसके बाद से ल्यूकीमिया जो है, इसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की अधिकता होती है। 1 मिनट इस पर डालें। हाँ, ठीक है। ये इसका होगा, ल्यूकीमिया का आपका ये हो जाएगा। बेरी-बेरी आप जानते हैं क्या होता है? बेरी-बेरी वाले में भावनात्मक असंतुलन, और हाइपॉक्सिया जो है इसमें आपकी करने की क्षमता जो है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा, डी का चौथा रहेगा। तो डी का चौथा रहेगा ही रहेगा, ए का तीसरा रहेगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है? तो मैं बार-बार कहता हूँ, इस तरह के मिलान वाले प्रश्नों में जितना जितना ज़रूरी है, अगर आप देखें ये नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है यहाँ पर? ये मिलान वाला। मिलान वाला आपको याद रहे, और नोट तैयार हो तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। रिकेट्स आपका ये हो जाएगा, लूप में फिर से बता डब्ल्यूबीसी, बेरी-बेरी भावनात्मक असंतुलन, और हाइपोक्सिया वाला हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 का जीएस का पेपर है, ठीक है? उसके एनालिसिस करेंगे, जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, है ना? आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले संबंधित थे, तो ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे? ऑप्शन है हमारे पास सविनय अवज्ञा आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन और कृषक आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले के संबंध किससे है? जाति विरोधी आंदोलन से है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक और इस चीज़ बता दें किसके बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में। इनकी एक फेमस बुक है गुलामगिरी। ठीक है, कौन सी? गुलामगिरी की एक इंपॉर्टेंट बुक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 है ना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में कौन दो राज्य लौह अयस्क में प्रमुख उत्पादक हैं? तो ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। इसका हमको दिए हुए कूट का चयन करना है, कूट के साथ बताना है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो इसमें हम देखेंगे, ठीक है, यानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसके इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या है? पहले स्थान पर, ठीक है, या प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार, ये करंट का क्वेश्चन है तो उसको हम स्किप भी कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो देखते हैं, जो जीएस के क्वेश्चन है उसको ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे कि इसमें सूची को मैच करना है। एक तरफ से भवन दिया हुआ है, एक तरफ निर्माणकर्ता दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सुल्तानगढ़ी और लाल महल जमात खाना 2.5 दिन का झोपड़ा। तो आप देखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी डी का दूसरा। तो डी के दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी कट जाएगा और बी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद से है सुल्तानगढ़ी और जमात खाना मस्जिद। सुल्तानगढ़ी की बात करेंगे
तो इसको बनवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, यानी ए का तीसरा, तो ए के तीसरे के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर इसको पूरा मिला देते हैं। बी का चौथा, लाल महल बलबन। ठीक है, 2.5 दिन का झुकला कुतुबुद्दीन ऐबक, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और सुल्तानगढ़ी मस्जिद इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ऑप्शन है नीम, यूकलिप्टिस, बबूल और केला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी यूकलिप्टिस। ठीक है, यूकलिप्टिस जो इसको क्या मानता है, पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित दो कथन दिए हुए, कथन अभिकरण। तो अभिकथन इसमें है, क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। रणनीतिक रूप से यह लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप मुद्दे को गति मिली। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि क्या इसका ऑप्शन सही है और इसमें कौन सा सही है, उसकी व्याख्या करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है कि ये इसकी दोनों सही है और आर जो है की व्याख्या करता है। वो स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट था कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति में चिंता का कारण बने, क्योंकि रणनीतिक रूप से लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था, इसके फलस्वरूप मुद्दे को गति मिली। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन में कारण असर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां, ये भी करंट अफेयर 2022 का है, तो इसको भी स्किप करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, डाई क्लोरोडाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन यानी डीडीटी क्या है? ठीक है, डीडीटी गैर प्रदूषककारी या गैर प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक या जैव रासायनिक प्रदूषक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। क्या है ये? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है डीडीटी, यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये भी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको भी स्किप करेंगे हम लोग, क्योंकि वो करंट अफेयर 2022 का है इसमें। ठीक है, तो इसको स्किप करेंगे और ध्यान दीजिए करंट अफेयर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ठीक है, तो ये तो करंट अफेयर के भी है, लेकिन हाल फिलहाल में स्टैटिक स्कीम्स इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको जान लीजिए। ऑप्शन हमारे पास जल क्रांति, पानी संसद, हरियाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाली। ठीक है, हरियाली इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिषद संरक्षण के अधिनियम कब पारित किया गया? 1971, 1974 या 1981, 1986? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी 1986 में। ठीक है, ऑप्शन डी 1986 में क्या पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? शिक्षा का मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? ठीक, तो ये है ऑप्शन है 103वें संविधान संशोधन, 93वें संविधान संशोधन या 86वां या 71वां? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार को आर्टिकल 21 ए में ऐड किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन को भी आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आईटी ब्रांड से रिलेटेड। ठीक है, तो करंट अफेयर क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, बाकी जो स्टैटिक पोर्शन उसको देखते हैं। ये भी उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है लेकिन स्टैटिक पार्ट भी है, तो इसको देख लेते हैं। राज्य है, विधानसभा की संख्या है, कह रहा है इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं यानी गलत है? ठीक है, गलत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा? तो राज्य है मणिपुर, मणिपुर की संख्या 62 दिया हुआ विधानसभा की, गोवा का 40, उत्तर प्रदेश का 403, उत्तराखंड का 70। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसमें गलत कौन सा दिया हुआ है? तो ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 60 होगा, न कि 62 होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है, तो भी उस टाइम करंट है, तो इसको भी स्किप करते हैं, 2022 का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ठीक है, ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, महानदी या कावेरी?
ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, महानदी बेसिन जो है वो सबसे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हो जाएगा इस दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली पूछा हुआ है, तो ऑप्शन है कोयला, फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा। बहुत सारे लोग हीरा लगा देंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रेफाइट। ये क्यों ग्रेफाइट होगा यहाँ पे, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली पूछ रहा है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के अनुसार पूछ रहा है, तो सबसे अस्थायी कौन सा है, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का सुमेलित करने से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग लाहौर, बिल्कुल नहीं, ये लाहौर नहीं होगा, ये आगरा होगा पहला वाला। ठीक है, भारत धर्म मंडल महामंडल जो है दिल्ली दिया हुआ है, ये भी नहीं गलत है, ये हरिद्वार होगा। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता की बात कर रहा है, तो ये सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। और देव समाज बनारस न होके कहाँ पर है, ये लाहौर में है। ठीक है, ये लाहौर में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित है, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता वाला। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन, ठीक है, और मीथेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा पूछ रहा है प्राकृतिक गैस का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में जोरी शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र निम्न कौन सा है? ठीक है, तो उत्तरी सरकार तट, मन्ना तट, खंबाट और केरल तट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, खंबाट तट। ठीक है, खंबाट तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन कौन सा तटीय क्षेत्र में होता है, तो ध्यान रखेंगे खंभात के तट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 सुमेलित करना है, ये रोग दिए हुए पादप रोग और कारक किस कारण से होते हैं? तो दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए खट्टा खट्टा नासर गन्ने का लाल सड़ान रोग, और किस कारण से होता है, आलू का कृष्णकांत रोग, गेहूं का साहू रोग। ठीक है, तो देखेंगे हम गन्ने का लाल सड़ान रोग किसके द्वारा होता है, ये कवक के द्वारा होगा, यानी बी का चौथा हो जाएगा। आलू का कृष्णकांत रोग ये होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, यानी बी का चौथा और सी का दूसरा। ठीक है, सी का दूसरा हमारा और बी का सी का दूसरा और बी का सी का दूसरा ना, तो सी का इसमें दूसरा कौन सा है, ये, और बी का हमें चाहिए था चौथा, आते हैं हमें ऑप्शन सी राइट बैठा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट बैठेगा। अब बाकी और मिला दे रहे हैं, इसमें ए का तीसरा हो जाएगा, यानी खट्टे नासर कौन सा हो जाएगा, जीवाणु। और ये को कौन सा, गेहूं का साहू रोग जो है, डी का आपको हो जाएगा पहला, कीट के द्वारा। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लिए क्वेश्चन कौन किसका किसका होगा राइट आंसर। देखिए, गन्ने का जो सड़न लाल वाला है ये होगा किससे, कवक से। आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी है ना, और खट्टे नासर वाला जो है ये होगा आपका जीवाणु से। और बाकी डी हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा पहला, कीट के द्वारा। चीज़ें एक क्लियर है, इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छे से कारण असर्शन वाला है। देखिए, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो कथन में क्या है कि आगरा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री होता है और सेल्सियस, और दार्जिलिंग का 4 डिग्री। कारण कह रहा है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायुकरण मैदानी प्रदेशों में तुलना प्रदेशों से अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कारण और रिलेशन दिया हुआ है बिल्कुल सही है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि कारण दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसकी क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 टिल्सी के भी देखते हैं, चंद्रगुप्त से में कौन सा कथन सही है? तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इससे नरेश के जो मुद्राएं हैं, है ना, इन मुद्राओं को लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों सही है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए, चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है, शक विजय के संदर्भ में ये प्रमाण इनकी निवेश के रजत मुद्राएं और कैसे बनी थी, 33 ग्रेन से हुआ करती थी। ये दोनों यहाँ पर राइट आंसर सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे।
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा आर्टिकल 315। ठीक है, आर्टिकल 315 संयुक्त लोक सेवा आयोग के है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन। अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, डे से रिलेटेड है और क्या कहते हैं उसके इवेंट से रिलेटेड है। 18 अप्रैल, 22 मई, 29 जुलाई और 5 दिसंबर। तो देखिए, 18 अप्रैल तो विश्व विरासत दिवस हो जाएगा, यानी ए का दूसरा। 22 मई जो है जैव विविधता दिवस, डी, है ना। 29 जुलाई बाघ दिवस और 5 दिसंबर जो है जो मिट्टी दिवस, सी हो जाएगा इन तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का हम बताया गया, अप्रैल वाले का क्या हो जाएगा? अप्रैल का बी, ए का दूसरा। तो ए का दूसरा हमारा मिल रहा है किस ऑप्शन में? सी वाले में। ठीक है, तो यहीं से हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बता दे रहे हैं, मिट्टी दिवस जो 5 दिसंबर जो है मिट्टी दिवस है, 29 जुलाई बाघ दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, और 22 मई जो है जैव विविधता दिवस है। ठीक है, तो इसके अब उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी का तीसरे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन उस टाइम का, 2022 अप्रैल का करंट अफेयर, तो इसको स्किप करते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन, 27 नंबर, ये भी सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा था। ठीक है, तो ये कोचिन वाला था, ये भी करंट अफेयर का है, लेकिन इसका राइट आंसर क्वेश्चन होगा। मार्च 2022 के भी देखिए करंट अफेयर के, जिसको भी स्किप ही करते हैं, है ना। जो करंट अफेयर को स्किप करते हैं, बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है जहाँ से नहीं रिपीट होने चांस, उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, एलबीएस, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन है और इसका परिप्रेक्ष्य क्या है? एलबीएस का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एलबीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अग्रणी बैंकिंग योजना, यानी लीड बैंकिंग स्कीम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिएगा, एलबीएस लीड बैंकिंग स्कीम, यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा इंग्लिश वाले में। ठीक है, एलबीएस का फुल फॉर्म पूछा था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बेसिलस सिम्प्लिस इन्फ्लुएंजा कारक है। किसका कारक है? बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, काली खांसी छोटे बच्चों में, मेनिनजाइट, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए काली खांसी। ठीक है, ऑप्शन ए काली खांसी हो जाएगा, बेसिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का कारक। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है। 31 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थिति की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे अन्नामलाई तो पहली बात है हिमालय श्रेणी में होगा नहीं, तो 3 काट दीजिए, 3 इसमें दिया, भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऐसे ही बचा कौन सा हमारे पास? डी, डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। अन्नामलाई साउथ की पहाड़ी है, इसलिए इस ऑप्शन को हम काट दिए हैं। अब बचे कौन? एक और दो। ठीक है, एक और दो, यानी चो ओम और लाहौल से, ये दोनों क्या है? हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो है ऑप्शन 1 और 2 आएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी ये गलत हो जाएगा, साउथ की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था, बजट से रिलेटेड था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन दे दिया था, सही दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया हुआ है सूची मिलान करना, दार्शनिक और दर्शन उनके से मिलान करने हैं। दार्शनिक और दर्शन की सूची से क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो रामानुज है, माधवाचार्य है, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, इनको क्या करना है? हमें इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले बताइए रामानुज का क्या हो जाएगा? हाँ, रामानुजन का जो मैच होगा वो विशिष्टाद्वैत होगा, यानी ए का चौथा। माधवाचार्य जो है इनका क्या होगा? इनका द्वैत होगा, बी का तीसरा। तो ऑप्शन मिलाइए, ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, ऑप्शन डी राइट आंसर मिल जाएगा। बाकी मिला देते हैं, सी का दूसरा, निम्बकाचार शुद्ध द्वैत और वल्लभाचार द्वैताद्वैत। ठीक है, तो इस तरीके से मैच होगा। ये काफ़ी एकदम इसको स्टार लगा लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रिपीट कर करके, काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें बार बार चीज़ें भूल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित दो कथन दिए, कथन अभिकरण है। आर कह रहा है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप लोग अधिकता में वृद्धि करते हैं, और लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। ठीक है, पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं आपस में सही है और इसकी व्याख्या करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर जो है एक ही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत विश्व का सबसे बड़ा छठा देश है, बिल्कुल नहीं, 7वें स्थान पर है, तो ये तो पहले काट दीजिए, इसमें सही का चयन करना है। संसार के लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका? दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा अगर देखें तो कवर करके भारत का शायद 2 बराबर भाग में बांटती है, सही है ना। और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं, चौथा नहीं होगा, तो यानी राइट आंसर किसका आ जाएगा? 2 और 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है? सेकंड सही है और थर्ड सही है, पहला गलत है और चौथा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो चंबल, रायपुर, कतरनिया घाट या किशनपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतरनिया घाट जो है 1975 में स्टेब्लिश किया गया था। कब? 1975 में। ठीक है, कतरनिया घाट 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रस्तुत की गई थी? तो केशवानंद भारती 1973 वाला बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, हरिशुभ बनाम बनाम बम्बई राज्य, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। ठीक है, केरल बनाम केशवानंद भारती के 1973 वाला। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अरेंज करने वाला है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अरेंज करने वाला क्वेश्चन में निम्नलिखित में विचार की जो कालानुक्रम व्यवस्थित: गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार, छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना और केंद्रीय असेंबली बम कांड। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना जो आपका 1913 की है, ये 1913। और चिटगांव शस्त्रागार वाला आपका 1930। ठीक है, और बर्लिन वाला जो आपका है ये 1914 का है, 1914। और डी वाला केंद्रीय असेंबली बम कांड जो 1929 का है, 1929 का। तो सबसे पहले कौन सा है? गदर पार्टी। गदर पार्टी के बाद से आपका आएगा तीसरा, एक, फर्स्ट और थर्ड, यानी ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड, फिर चौथा, है ना, फिर दूसरा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी 1913 की है, और ये सेकंड वाला कब है? 1930 में, थर्ड वाला 1929 और ये 1914। तो कैसे कैसे फर्स्ट थर्ड, है ना, इस तरीके से अरेंज होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से दो सही सुमेलित है, कौन कौन से सही सुमेलित है इसको बताना। तो पहला कोरिया उड़ीसा वाला, ये तो सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं है, 2 काट दीजिए, 2 जैसे काटेंगे 2 ऑप्शन काट जाएगा। और पलियान जो है, कुकी कहाँ के? कुकी जो है ये आपका मणिपुर का है। और यानदी जो है, ये यानदी ये राजस्थान का, नौ के आंध्रा का है। तो 3 भी काट दीजिए, 3 कट गया, 1 और 4 बस सही सुमेलित है। पलियान सही है और पहला सही है। ठीक है, मुझे क्लियर है, इसमें जो जो गलत उसको भी बता दिया हमने। तो दोस्तों, तो 40 तक देखते हैं, 40 तक हो गए क्वेश्चंस।